सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं, चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब अब क्या समझते हो? डीमोनेटाइजेशन अगर नाम सुनते हैं तो वही हमको 2016 याद आता है, जब हम एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें देखा करते थे। 500, 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। सब लोग क्या कर रहे थे, अपने पैसे जो 500, 1000 का जो करेंसी नोट्स था उसको बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे थे ताकि वो बर्बाद ना हो। और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, ऐसा भी न्यूज आता था कि इतना सारा पैसा कहीं फेंका हुआ मिला, 500 का नोट यहाँ मिला, 1000 का नोट नदी में मिला, ये वो, ठीक है। तो हमें डीमोनेटाइजेशन से यही सब याद आता है। तो डीमोनेटाइजेशन हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब वही 500 और 1000 का नोट जब बंद हुआ था, कब बंद हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो demonetization, it means to invalidate all the currency notes of a particular denomination by the government of India. It means to invalidate कि अब जो भी 500 जो भी डिसीजन लिया है जिस भी करेंसी नोट्स के बारे में गवर्नमेंट ने, वो इनवैलिड कहलाएगा। मोदी जी ने भी तो यही बोला था कि आज रात 12 बजे से 500, 1000 का नोट्स इनवैलिड हो जाएगा, यही बोला था, ठीक है। It means to invalidate all the currency notes of a particular denomination. कोई भी particular denomination का, ऐसा नहीं कि पूरा ही करेंसी नोट्स को बंद कर दे रहे, इनवैलिडेट कर दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो रहना चाहिए इंसान के हाथ में ताकि वो जरूरत की चीजें खरीद पाए, है। तो पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा था? 500 एंड 1000 के करेंसी नोट्स का, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब आपको अच्छे से पता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइज 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस, दैट इज रुपीज 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स ऑन विच डेट? 8 नवंबर 2016। ये भी आपको पता होगा, चलो अच्छी बात है। इट्स एम वाज टू कर्ब करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज एंड स्टॉप होल्डिंग ऑफ ब्लैक मनी। ये हुआ क्यों? मतलब ऐसे भी तो क्वेश्चन आता होगा ना मन में कि डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे रीजन क्या था, क्या जरूरत पड़ गया था कि फाइबर अच्छा खासा चल तो रहा था इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था, करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इजी नहीं हुआ होगा, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी करप्शन रोकना है या फिर कुछ अच्छे के लिए कुछ तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो अगर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन गवर्नमेंट को कम करना था, और क्या था, करप्शन रोकना था, इलीगल एक्टिविटीज रोकना था, तो फिर उसको ये स्टेप लेना था, ठीक है। उनको गवर्नमेंट को अच्छे से पता था कि पब्लिक को बहुत परेशानी होगी, अचानक से बंद कर दिए, तो इससे कुछ टाइम का समय दिया गया था कि इतने तारीख से ये नोट्स, ये करेंसी नोट्स, ये पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। रीजन क्या था? टू कर्ब करप्शन, करप्शन कम करना, इलीगल एक्टिविटीज कम करना और सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी कम करना। अब इसका फीचर्स, डिमोनेटाइजेशन का फीचर्स क्या? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यू नोट्स। अब जो भी न्यू नोट्स था 500 का, 1000 का तो आया नहीं, 500 का नोट्स था, उसके बदले जो 500 का नोट्स, 1000 का नोट्स जो भी सबके पास था वो जाकर बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, उसके बदले न्यू नोट्स मिल रहा था, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपलसरी विद पेनल्टी रेट्स। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी ऐसे लोग थे जो टैक्स नहीं पे करते थे, टैक्स पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया था विद पेनल्टी रेट्स। पेनल्टी रेट्स मतलब एक तरह का पेनल्टी मतलब फाइन होता है कि अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ आपको सर्टेन अमाउंट एज पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज फाइन आप समझ सकते हो। इट रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब, देखो इवेजन का मतलब ना होता है कि टाल रहे हैं, हमको टैक्स पे करना तो है, हमको पता है, लेकिन हम टाल रहे हैं, ठीक है। पे करेंगे ना आराम से करेंगे, तो उसको इसने रोका, ठीक है, उसको इसने रोका और इमीडिएट टैक्स पेमेंट फिर होने लगा।
इट रिड्यूस्ड कैश ट्रांजेक्शन्स, फैसिलिटेट्स कैशलेस ट्रांजेक्शन्स। जो हम अभी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जहां भी जाते हैं, कोई भी छोटा सा सामान लेना है या फिर बड़े से बड़ा अमाउंट का सामान लेना है, हम कैश पेमेंट ही करें। मेरे पास तो कैश होता ही नहीं, मतलब कैश पेमेंट नहीं, कैशलेस पेमेंट करें, मेरे पास तो कैश होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुआ? ये उसी टाइम डीमोनेटाइजेशन के बाद ही स्टार्ट हुआ कि कैश ट्रांजेक्शंस हम कम करने लगे, कैशलेस ट्रांजेक्शंस ज्यादा करने लगे, क्योंकि सारा जो भी 500, 1000 का नोट था वो तो गवर्नमेंट के पास था, हमारे पास केवल 50, 100 तक के डिनोमिनेशंस के नोट्स थे, ठीक है। तो हम ज्यादातर पैसा तो बैंक में हुआ करता था, तो हम इजीली कैशलेस ट्रांजेक्शंस कर सकते थे। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन को इसने फैसिलिटेट किया, किसने? डीमोनेटाइजेशन में, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन भी है इसका एक टॉपिक छोटा सा, ठीक है। तो उस पे आते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी में आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला मनी और इंटरेस्ट रेट्स, डिक्रीज इन कैश ट्रांजेक्शंस, इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज। कैश ट्रांजेक्शंस तो कम हुआ था, वो तो हमको पता है, हमने देखा है, आपने देखा है, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, सारे लोग क्या कर रहे थे, अपना 500, 1000 का जो भी नोट था, इवन मम्मी लोग जो छुपा कर रखती थी वो भी, या फिर घर की लेडीज जो पापा से लेकर छुपा कर रखती थी अलग से, ठीक है, तो वो भी निकालने लगी थी और बोली थी नहीं बाबा नहीं चाहिए मेरे को, ये भी आप डिपॉजिट करके आओ, ठीक है। तो क्या बैंक डिपॉजिट बढ़ने लगा एंड फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज। अब बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सेविंग तो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ देखो बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगा था। हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स were not returned and real estate prices also fell, which led decrease in private wealth। देखो क्या होने लगा ना कि जो डिमोनेटाइज्ड नोट्स था वो तुरंत रिटर्न नहीं हो रहा था, ठीक है, एक्सचेंज करने का तुरंत रिटर्न नहीं हो रहा था, वो डिपॉजिट हो रहा था। तो इसी कारण से प्राइवेट वेल्थ भी डिक्रीज हुआ। आप देखे होंगे आपने कि अगर कोई प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका सैलरी हाफ कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वेल्थ एकदम ही बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया था, ठीक है। जो रियल एस्टेट प्राइसेस थे वो भी डिक्रीज हो रहे थे ना। पब्लिक सेक्टर में कोई फर्क तो पड़ा नहीं था, नो इफेक्ट। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको काम करना पड़ नहीं रहा था, या फिर एज कंपेयर घर में रहकर थोड़ा सा काम, एज कंपेयर टू जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो काम था वैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के पास भी, ठीक है। लेकिन उनको कोई ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं था, जितना सैलरी आता था उतना सैलरी आता था, ठीक है, पहले आता था उतना ही डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। डिजिटलाइजेशन तो ये तो इंक्रीज हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले तो फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस एक तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हम बोल सकते हैं, कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब हम ट्रांजैक्शन जो भी पेमेंट करना है हम कैश में नहीं करते थे मोस्टली, अभी भी आदत हो गया है हमको, ठीक है, हम कैश कैरी नहीं करते हैं ज्यादा। तो अब डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करने लगे हैं, तो डिजिटलाइजेशन तो बढ़ा, ठीक है। रियल एस्टेट डिक्रीज इन प्राइसेस, मैंने बोला रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए थे। मैंने टैक्स कलेक्शन, अब टैक्स कलेक्शन पहले क्या होता था ना, देखो डिमोनेटाइजेशन का मेन रीजन ही था कि जो करप्शन है या फिर इलीगल एक्टिविटीज है, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी सर्कुलेशन है, उसको कम करना, ठीक है। तो जिसके पास भी डिमोनेटाइजेशन से पहले 500, 1000 के नोट्स आराम से छुपा कर रख लिया जाता था कि ठीक है काम आएगा, मेरे पास बहुत पैसा है काम आएगा, ठीक है। ज्यादातर मंत्री लोग, ठीक है, बड़े बड़े नेता, ये लोग। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ किसी को खबर नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। खबर रहता तो फिर इतना तो पंगा होता ही नहीं कि नदी में मिल रहा है पैसा या फिर पानी में बह गया पैसा, किसी ने फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इतना पंगा होता ही नहीं अगर किसी को पता रहता। तो मोदी जी ने मतलब अचानक से ये डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो फिर जो भी बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास था उसका पैसा फिर बाहर आने लगा, ठीक है। तो बाहर आने लगा, टैक्स पे करने से बचने के लिए पैसा
अलग से साइड करके छुपा कर रखते थे। तो अब क्या रास्ता था उनके पास? पैसा तो उनको बाहर निकालना था, नहीं तो वो पैसा फिर कुछ सर्टेन डेट के बाद इनवैलिड हो जाता, बस कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता। तो फिर वो पैसे सारे बाहर आने लगे। अब पैसे बाहर आने लगे तो फिर उन पैसों का हिसाब देना पड़ा गवर्नमेंट को, उन लोगों को, ठीक है। और फिर भी गवर्नमेंट को हिसाब तो दिया, गवर्नमेंट को हिसाब दिया मतलब टैक्स पे करना पड़ा उन पैसों में, ठीक है। अच्छे खासे रेट्स ऑफ टैक्स पे हुए। और फिर जिनको डर था, जिनको टैक्स स्टिल नहीं पे करना था, उनका फिर पैसा कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। तो फिर टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा ड्यू टू हायर डिस्क्लोजर मतलब पता चल गया कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा है ये हमारे इकोनॉमी में, सबने छुपा कर रखा था, अब पैसा निकला है सबके पास से। देयर वाज राइजिंग टैक्स कलेक्शन, तो हाई डिस्क्लोजर हुआ, पता चला कि बहुत ज्यादा पैसा है, तो उस पर अब इतना पैसा छुपा कर रखे वो इतने साल से, तो फिर हाई रेट्स में टैक्स भी पे करो। तो टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ये सारे थे इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब आज का एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब LPG, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ गवर्नमेंट पॉलिसीज में, ठीक है। तो सबसे पहला इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो कंपटीशन एज कंपेयर टू जो पहले कंपटीशन हुआ करता था, पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ा क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बढ़े, है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बढ़े। इंडिया में इंडस्ट्रीज अपने लोग भी इंडस्ट्रीज क्या करने लगे, एक्सपैंड करने लगे। फिर फॉरेन से इंडस्ट्रीज आने लगे, यहाँ पे रन करने लगे, या फिर दूसरे कंट्रीज की भी बातें करें अगर हम, तो कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ, ठीक है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब अगर इन कंपटीशन इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रीज बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे कस्टमर्स के पास क्या चॉइसेस बढ़ने लगा, ठीक है। तो कस्टमर फिर अपना डिमांड भी बढ़ाने लगा कि हमको ऐसा नहीं ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये नहीं वो चाहिए, इस इंडस्ट्री का नहीं इस इंडस्ट्री का चाहिए, ये ब्रांड का नहीं वो ब्रांड का चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स फिर मार्केट में आने लगे, ठीक है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत जल्दी रैपिड चेंज हो रहा था, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले इतना ज्यादा फंड हुआ नहीं करता था अपने, अगर इंडिया का बात करें तो, ठीक है। वो लोग वही घिसा पिटा पुराना मशीन से काम चलाते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, फॉरेन के कंट्रीज इधर आने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, तो फिर टेक्नोलॉजीज भी उधर वाले टेक्नोलॉजीज अच्छे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आने लगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी रैपिडली चेंज हुआ। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब इतना सब चेंज हो रहा है, मार्केट पूरा चेंज हो रहा है, तो बिजनेस को या फिर ट्रेडर्स को अपने पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस में भी चेंजेस करना पड़ा, ठीक है। अब क्या होने लगा कि पहले क्या होता था, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल कंसर्न्ड बिजनेस होता था, ठीक है, कि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर बिजनेसमैन हैं उनके हिसाब से बिजनेस चलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डिमांडिंग कस्टमर बढ़ने लगे, तो अब कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस को जानते हुए हमको सामान प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है उनके अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि एज कंपेयर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। और अगर हम कस्टमर का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम कस्टमर के डिमांड उनके टेस्ट प्रेफरेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कस्टमर तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। और हमको हो जाएगा लॉस, मेरे कॉम्पिटिटर को हो जाएगा फायदा अगर उसने ख्याल रख लिया तो, ठीक है। फिर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। कस्टमर के पास चॉइसेस था, कस्टमर डिमांडिंग होने लगे, तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, कंपनीज को, बिजनेसमैन को या फिर ट्रेडर्स को क्या करना हुआ, टाइम टू टाइम उन एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ा, ताकि उनका स्किल एनहांस हो सके और ज्यादा डेवलपमेंट हो और वो और भी ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब वही पहले क्या था, बिजनेस ओरिएंटेड मार्केट था, ठीक है, कि जो भी होगा, जो भी डिसीजन होगा बिजनेसमैन का होगा, ठीक है। एकदम स्टैटिक नेचर का हुआ करता था कि प्राइसेस भी वही जो सेट किया कराया प्राइसेस है उसी पे हम डील करें, बहुत टाइम तक प्राइसेस चेंज भी नहीं होता था, ये वो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हुआ,
लास्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। देखो इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के बाद पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, और क्योंकि कंपटीशन बढ़ा तो पब्लिक सेक्टर को भी खुद से ही खुद का जो भी फंड होता था वो रेज करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो हुआ लॉस ऑफ बजटरी कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। ये सारे थे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर कह लो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है, 7 पॉइंट्स थे, इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर। सो टिल देन क्लास 12 में आप अभी भी नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।